नमस्कार। आज हम बात करेंगे एकाधिकार मार्केट के बारे में कि एकाधिकार बाजार क्या होता है। मैं सुलोचना मीना, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय टोंक। एकाधिकार के अंतर्गत हम देखते हैं कि एक ही फर्म होती है और वह एक ही वस्तु की जो है उत्पादन करने की एक मात्र उत्पादक होती है और वह वस्तु की कोई निकट स्थानापन्न वस्तु उसमें नहीं होती। और इस तरह से हम देखते हैं कि एकाधिकार की परिभाषा में अगर हम देखें तो दो चीज़ों पे हमारा ध्यान जाता है। एक, पहली चीज़ की एक उत्पादक एक वस्तु की कुल पूर्ति को जो है वो नियंत्रित करके रखता है, और दूसरी, वह जिस वस्तु का निर्माण करता है उसकी कोई निकट या समीप के स्थानापन्न पदार्थ उसमें नहीं होते, क्योंकि अगर निकट कोई स्थानापन्न पदार्थ अगर होगा तब उसका एकाधिकार जो है वो नहीं चल पाएगा। इसलिए एकाधिकार में फर्म और उद्योग का जो भेद है वो भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि जो फर्म है वही उद्योग होती है और एकाधिकार का जो मांग वक्र है, जिसको हम औसत आय वक्र बोल देते हैं, वो नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि एकाधिकार में एक फर्म की वस्तु के कोई स्थानापन्न पदार्थ नहीं पाए जाते और एक फर्म उस वस्तु के संपूर्ण बाजार पर खुद का कब्जा कर लेती है। और एकाधिकारी फर्म जो है वह यह नहीं सोचती कि इसके कार्यों का से अन्य उद्योगों की फर्मों में किसी प्रकार का कोई प्रतिशोध की भावना पैदा होगी या नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एकाधिकारी जो है अन्य उद्योगों की फर्मों के कार्यों पर भी ध्यान नहीं देती और एकाधिकारी फर्म अपनी वस्तु की कीमत और उत्पत्ति के बारे में निर्णय लेने में पूर्णतः स्वतंत्र होती है, और यह उसी पर डिपेंड करता है कि वह उस वस्तु की क्या कीमत रखेगी और कितना वस्तु की जो है वो सप्लाई उसमें करेगी। इससे हम देखते हैं, अगर एकाधिकारी के उदाहरण की बात करें तो टेलीफोन सेवा जो है इसका एकाधिकार का एक उदाहरण माना जाता है। इसी तरह से हम रेलवे की अगर बात करें तो रेलवे जो है यातायात का जो साधन है वो भी एकाधिकार का एक उदाहरण हमारे सामने है। और इस तरह से हम देखते हैं कि एकाधिकारी जो है, एक कभी कभी ऐसा होता है कि विशुद्ध एकाधिकारी का अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, स्टेनियर और हेग ने भी इसको परिभाषित करा है। उनके अनुसार विशुद्ध एकाधिकार में एक उत्पादक इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह उपभोक्ताओं की जो संपूर्ण आय है उसको लेने की स्थिति में होता है और अपनी उत्पत्ति की मात्रा चाहे उसकी जितनी भी हो, परंतु वह एक विशुद्ध एकाधिकार की जैसी जो स्थिति होती है उसमें वह उपभोक्ता की सारी आय ले लेता है। परंतु वास्तव में जो होता है, विशुद्ध एकाधिकार की स्थिति ऐसे व्यवहार में नहीं पाई जाती, क्योंकि एकाधिकारी सदैव ही उपभोक्ताओं की संपूर्ण आय को अपनी तरफ आकर्षित करने में सफल नहीं हो पाता। विभिन्न उत्पादक उपभोक्ताओं की सीमित आमदनियों को लेने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं और इस तरह से हम देखते हैं कि जो एकाधिकारी का जो मांग वक्र है वो और उसका जो औसत उसका सीमा आय वक्र और सीमांत वक्र जो है वो नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। इसको हम एक डायग्राम से भी देख लेते हैं। इसमें हम देखते हैं कि एकाधिकारी की स्थिति में हम देखते हैं कि औसत आय वक्र, जिसको हम AR कह देते हैं, वह सीमांत आय वक्र जो MR से दर्शाया गया है नीचे की ओर झुके हुए होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो OY एक्सिस पर औसत आय और सीमांत आय ली गई है, जबकि OX एक्सिस पर वस्तु की मात्रा है, और कीमत अगर OP होती है तो वहाँ पर वस्तु की मात्रा शून्य है तथा ON वस्तु की मात्रा पर कीमत शून्य है। इस तरह से MR रेखा AR रेखा के नीचे होती है और यहाँ पर जब हम पूर्ण प्रतियोगिता की बात करते हैं तो वहाँ पर AR और MR के बराबर होती है, परंतु एकाधिकारी में AR और MR दोनों ही घटते रहते हैं। MR AR से सदैव नीचे ही रहता है। आज हमने जैसे बात करी कि एकाधिकारी फर्म क्या होती है और एकाधिकारी मार्केट में AR उसका जो है मांग वक्र जो AR है और MR की किस तरह की शेप होती है, किस तरह से वो डाउनवर्ड होता है। और जहाँ पर M बिंदु की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो M बिंदु पर MR शून्य हो जाती है और उसके बाद में वह ऋणात्मक हो रही है। और इस तरह से जो है एकाधिकार में सीमांत आय की राशि औसत आय और कीमत से हमेशा नीचे रहती है। और संक्षेप में हमने आज एकाधिकारी
के बारे में परिचय दिया है और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।